यस। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, चैप्टर नंबर 3, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इस चैप्टर के अंदर मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को टॉपिक डिस्कस किया था, क्या क्या हमारे फीचर्स होने चाहिए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाते हैं तो उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स। और फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स के अंदर मैंने बताया था दो फीचर्स होते हैं जो हमारे होने चाहिए भाई। आप अगर इंफॉर्मेशन को अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये फीचर्स होना इसेंशियल पार्ट होता है। और जिसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट फीचर रेलिवेंस, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड द सेकंड वन वाज फैक्टफुल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो हो वो इस फैक्टफुली रिप्रेजेंट की जाए, उस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने तीन एट्रीब्यूट्स दिए थे। फर्स्ट वन वाज कंप्लीट, सेकंड न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज फ्री फ्रॉम एरर। ये हमारा फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद में मैंने बताया था इनहांस क्वालिटेटिव फीचर्स। भाई आपके अगर ये फीचर्स अगर होते हैं तो उसकी और क्वालिटी बढ़ती है और चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। कंपैरेबिलिटी, हमेशा इंफॉर्मेशन वगैरह इस तरह से प्रेजेंट की जाए तो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का 1 ईयर का डाटा दूसरे ईयर से, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से कंपेयर कर सकें। सेकेंड वन वाज वेरीफाइबिलिटी। भाई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है उसको वेरीफाई किया जा सके, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन होने चाहिए। टाइमलीनेस, वो इंफॉर्मेशन वगैरह क्या हो टाइम पर अवेलेबल की जाए ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, उसका यूज किया जा सके। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक नॉर्मल पर्सन जिसको बेसिक नॉलेज अगर है तो उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स। इसके अंदर मैंने इसके अलावा एक दो वर्ड और भी बताए थे। मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी का मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। और फिर इसके बाद में मैंने बताया था एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है जब हम बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीनल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीनल हम बनाते हैं, तो वहां पर हम लाइक अगर सपोज इनकम लिख रहे हैं तो इनकम के अंदर हम सारी इनकम का एड ऑन करके दिखाते हैं, न कि उसको सेपरेटली अलग अलग शो किया जाएगा। सेल्स दिखा रहे हैं तो सेल्स को आप सबका एक साथ दिखाओगे, न कि उसको सेपरेटली अलग अलग करके 10 पॉइंट में शो किया जाएगा। तो एग्रीगेशन मतलब कि उसको एक साथ करके शो किया जाता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था ऑफ सेटिंग, मतलब कुछ चीजों को तो हम क्लब करते हैं लेकिन कुछ चीजों को क्लब नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे दो अकाउंट का है और एक अकाउंट में तो मेरा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है 1 लाख का, एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक। डॉली बेटा अपना ये फोन, हाँ। तो एक जगह पर अगर मान लो मेरा बैंक का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव बैलेंस है और एक जगह पर अगर नेगेटिव बैलेंस है, तो हम ये नहीं तो कि दोनों को सेट ऑफ करके हम फाइनली बैलेंस शो कर दें। भाई हम बैलेंस शो करते हैं 70,000 का मेरा बैंक बैलेंस है, नहीं सर। आप अगर अगर क्या हो रहा है, अगर एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो आप उसको अलग अलग ही शो करेंगे, आप उसको साथ में क्लब करके शो नहीं करते हैं, ऑफसेट उसको नहीं किया जाता है। ये चीज मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद में फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और एक वर्ड और आया था सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब होता है तो कि हम सिर्फ लीगल फॉर्म को ही कंसिडर नहीं करते, उसकी कॉर्पोरेट रियलिटी को भी शो करते हैं। लीगल फॉर्म का मतलब भी तो कि आज अगर मान लो मैं और एक और ऑर्गेनाइजेशन है एक्स और वाई कंपनी, उन दोनों को हमें कंसोलिडेट करके दिखाना है। आज मान लो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के बहुत सारे अंदर की सब्सिडियरीज हैं। अब टाटा ग्रुप के अंदर की सब्सिडियरीज हैं, अब अगर उनको एक दूसरे को अगर कुछ लेना देना है तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उन चीजों को ना दिखा करके बाहर की चीजों को शो करें ताकि एक्चुअल पोजीशंस पता चल सके। तो सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब होता है कॉर्पोरेट रियलिटी को आप शो करिए, बाजार में क्या पोजीशन चल रही है, ना कि आप सिर्फ लीगल फॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं। आप ये नहीं तो कि सारी चीजों को प्लस कर करके दिखाते जा रहे हो, एक को पैसा लेना है दूसरे को पैसा देना है, तो सर वो चीजें तो हटा दो आप, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। और फिर उसके बाद में मैंने चारों पॉइंट बताए थे, एनहांसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये पॉइंट्स में ऑलरेडी कल कंप्लीट करा चुका था, तो यहाँ तक के टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट है बेटा? Anyone having doubt till this topic?
कुछ बच्चों ने रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं सभी को बोलूंगा बेटा क्लास के अंदर रेगुलर रहिए. इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग क्लास रेगुलरली देन इट विल इम्पैक्ट योर रिजल्ट. अगर आप रेगुलर रहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसको आप प्रॉपर वे में अगर पढ़ेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा रह सकता है. इट्स अप टू यू. हम क्लास के अंदर अटेंटिव रहें. हम एक सीरियस वे में, आप पेपर दे रहे हैं बेटा, और एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, कोई ये बहुत ज्यादा टाइम पास वाला पेपर नहीं है. अच्छे पेपर्स आते हैं, लेवल अच्छे आते हैं, और ऐसा नहीं तो कि बहुत टफ पेपर आता है, बट स्टडी करना रिक्वायरमेंट है. पेपर के अंदर क्वालिफाई आपको होना है, तो उसके लिए आपकी रेगुलर स्टडी रिक्वायर्ड है. कंसेप्ट आप क्लियर करिए. जो भी चीजें अगर नहीं आ रही, जितने कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो उतने कंसेप्ट आप क्लियर करिए, क्योंकि एफए सब्जेक्ट ऐसा है जो आप अभी आगे सेकंड लेवल पर भी पढ़ने वाले हैं. यहाँ का अगर आपका बेस अगर क्लियर रहेगा तो सेकंड लेवल पर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. वो इसी की चीजें आगे फिर वापस से रिपीट होती है. आज का आपने अगर वो देखा हो तो सर वो. हाँ बोलिए. सर देयर वाज माइनस मार्किंग और नॉट? ना, देर इज नो माइनस मार्किंग. ओके सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम इसी के आगे का और टॉपिक लेते हैं. अब इसी के बाद में और क्या दिया है हमारा. स्टार्टिंग में हमें बताया है इंट्रोडक्शन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को क्या करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो सही प्रेजेंट होनी चाहिए. ट्रू इंफॉर्मेशन आए, सही व्यू आए, एंड प्रेजेंट फेयरली of the entity activities they are produced to provide information to the entity's owner, and for this information to be useful it must possess certain features. और अगर आप इंफॉर्मेशन को अगर अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, और वो फीचर्स क्या क्या है वो चीज मैंने बता दिया है. ये सेकंड पॉइंट जो दे रखा है ये काम का नहीं है. फिर इसी के बाद में दिया है आईएएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. आईएएसबी क्या है बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. वो क्या करता है, खुद अपने भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है, खुद अपनी कुछ डेफिनेशंस डिफाइन करता है. आपको याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डेफिनेशन बताया था. असेट का डेफिनेशन, लाइबिलिटी का मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब, इनकम का मतलब, इक्विटी का मतलब, वो एज इट इज मैंने रीड आउट करा, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि वो आईएएसबी की कंसेप्चुअल की उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है, वो हमें एज इट इज याद रखना है. तो क्या लिखा हुआ है, IASB conceptual framework is the basis on which IFRS are formulated. IASB conceptual framework एक बेसिस है जिसके बेसिस पर IFRS फॉर्मुलेट किए गए, बट इट इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच अंडरपिन द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. उसी के बेसिस पर आपकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनती है. Whenever a new standard is issued, जब भी न्यू स्टैंडर्ड इश्यू किया जाता है, it will be based on the principles of the conceptual framework. तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स की बेसिस पर ही क्या किया जाता है, उसको स्टैंडर्ड को बनाया जाता है. मतलब कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर पहले डेफिनेशंस वगैरह डिफाइन की जाती है, उस बेसिस पर ही फिर उस स्टेटमेंट को बनाया जाता है. यहाँ तक की बात. सर फिर उसी के अंदर ये दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ये क्या क्या आते हैं, तो ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये काम का नहीं है. इसके बाद में ये ऑलरेडी पढ़ा चुका था मैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वगैरह. बिजनेस को अगर हम ये मानते हैं तो कि लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, अनटिल अनलेस जब तक अगर कोई ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होती है. और इसी वजह से हम बिजनेस में एसेट जो होती है उसको हम कौन सी वैल्यू पर शो करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस पर. और अगर आपके बिजनेस का माइंडसेट हो चुका है तो कि हम बिजनेस को इन नियर फ्यूचर, हम एक कोई एसेट है उसको हम सेल आउट करने वाले हैं, बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, तो फिर जो भी एसेट्स होती है उसको हम उसकी ब्रेकअप वैल्यू मतलब उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर हम उसको शो करते हैं. गुर, गुरजोत बोल रही हैं सर, आई डोंट ज्वाइन क्लास ऑन रेगुलर बेसिस ड्यू टू इनऑडिबल ऑडियो. बेटा बट आई थिंक ऑडियो का जो इश्यू आ रहा है वो आपके पार्ट पर ही आ रहा है बेटा, क्योंकि और किसी भी, मैं दिन भर में इतनी सारी क्लासेस लेता हूँ और कहीं पर भी मेरा ऑडियो वाला इश्यू नहीं आ रहा है. ऑडियो का ये जो इश्यू है आई थिंक आपके माइक वगैरह का, वो स्पीकर का इश्यू है. आप एक बार अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसमें स्पीकर आप चेक कराइए, क्योंकि और किसी भी क्लास में नहीं आता. मैं दिन भर में 5 to 7 क्लासेस लेता हूँ, सब क्लासेस में क्लियर ऑडियो आता है बेटा. और मेरा तो वैसे भी माइक लगा हुआ है, तो माइक के थ्रू मैं क्लासेस लेता हूँ सारा.
एक सर बार द आप, ऑडियो इज ऑडिबल, बट सर जो वॉल्यूम है ना वो काफी ज्यादा कम आती है। जबकि बेटा मेरे बिल्कुल, ये देखिए आप बिल्कुल मेरे माउथ के पास में है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो शायद, क्योंकि नहीं होना चाहिए ये चीज। आप इवन रिकॉर्डिंग्स भी देखते होंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर आता होगा वॉइस तो। सर रिकॉर्डिंग्स में सही आता है, जूम मीटिंग में आवाज नहीं आती है, इस वजह से रिकॉर्डिंग्स ही देखती हूँ मैं। कोई बात नहीं। बाकी एक बार आप, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार आप चेक जरूर करिएगा उसका ऑडियो, या तो आपका इसका सेटिंग्स वगैरह कुछ चेंज हो रहा होगा जूम का, तो एक बार सेटिंग्स वगैरह वो चीज चेक करिएगा आप बेटा। यस सर, श्योर। हाँ, चलिए। तो हम इसी के आगे देखें, गोइंग कंसर्न का मैंने बता दिया था ब्रेकअप वैल्यू का मतलब। फिर उसी के बाद में हमने अक्रूवल बेसिस पढ़ा था। भाई हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह जैसे ही अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में रिसीव होने या पे होने का हम उसका वेट नहीं करते, जैसे ही अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और उसी के अंदर हमने पढ़ा था मैचिंग कन्वेंशन, मतलब कि जिस टाइम पीरियड की इनकम होती है उस टाइम पीरियड के हम सारा एक्सपेंसेस लेते हैं और उनको मैच करा दिया जाता है ताकि हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सके। उसके बाद में फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्वालिटेटिव फीचर्स, जो अभी हाल बता चुका हूं मैं। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर जिसके अंदर दो पॉइंट आ रहे हैं, रेलिवेंस ऑफ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स जिसके अंदर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। और फिर उसके बाद में मेटलिटी अभी हाल बताया मैंने, एग्रीगेशन बता चुका हूँ, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम ऑफ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये हमारा हो गया था। फिर आगे चले हम इसी के बाद में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हमने पढ़ा था, तो कि हम एक बार जो मेथड को अडॉप्ट कर ले हम उसी मेथड को क्या करिए, कंटिन्यू करिए। आप बार बार मेथड्स को चेंज मत करिए अनटिल अनलेस अगर आईएफआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट है, या अगर आपको मेथड को चेंज करने से अगर आपका फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन अगर जाता है तो आप मेथड्स को चेंज करिए, अदरवाइज आप चेंज मत करिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, तो कि बिजनेस और उनके ऑनर दोनों को हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। ऑनर की जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन से मिक्स नहीं करते हैं। और अकाउंटिंग पर्पज से चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, उन सब केस में ऑनर और उसके बिजनेस को अलग अलग माना जाता है, चाहे वो लीगल पर्पज से अलग हो या ना हो, डजेंट मैटर। इसके बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स बताए थे, और ये पांचों पॉइंट्स में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कवर करा चुका हूँ। एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। एसेट्स का मतलब वही जो भी आपके प्रेजेंट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, पास में आपने कोई ट्रांजेक्शन किया था जिसके कारण अगर आपके पास में अभी कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिससे आपके फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो हमारे कहलाते हैं एसेट्स। एक लाइबिलिटी का मतलब जब अगर कोई भी ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसके कारण मुझे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर करने होंगे, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब असेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग फिगर बचता है उसको हम कहते हैं इक्विटी या लाइबिलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था इनकम। इनकम का मतलब जब आपकी अगर असेट्स इंक्रीज होती है, ये लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज। और एक्सपेंसेस जस्ट अपोजिट, रिवर्स। असेट अगर आपकी डिक्रीज होती है और ये लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है, दो अकाउंट पर उसका इम्पैक्ट आता है। यहां तक का टॉपिक हो गया था हमारा। अब इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है भाई, ये क्या चीज बोला है भाई, हमें जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है, उसको मेजर करना होता है, तो मेजर करने के हमारे दो बेस यूज किए जाते हैं। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली रेफर्स टू टू मेजरमेंट बेसिस। उन्होंने दो मेजरमेंट बेस यूज किए हैं। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसके अंदर हमने जो असेट्स को खरीदा था या हमने जो लाइबिलिटी का पेमेंट पास्ट में जो किया था उसी वैल्यू पर हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते जाते हैं। मैंने मशीन खरीदी थी, तो मशीन खरीदी थी मैंने जिस वैल्यू पर खरीदी थी उसी वैल्यू पर मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाऊंगा। तो फर्स्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज करंट वैल्यू, जिसके अंदर हम करंट कॉस्ट निकालते हैं, आज अगर मैं उसको करता तो कितना पैसा लगता। आज अगर मैं उसको करता तो कितना अमाउंट लगता, उसको हम कहते हैं करंट वैल्यू। तो क्या दिया है इसके अंदर हम देखें बेटा, फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट
for an asset is the cost that was incurred when the asset was acquired or created. जब आपने कोई asset acquire करी है या create की है, and for a liability is the value of consideration received, या फिर liability वगैरह उसके लिए जो भी आपने consideration वगैरह receive किया है when the liability was incurred. मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जब भी आप अगर कोई एसेट एक्वायर करते हैं या कोई लाइबिलिटी अगर आपको पे करना है तो वो जब आपने जो अमाउंट पे किया था वो वैल्यू को हम क्या कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर. भाई हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो हम उसको उसी की वैल्यू पर उसकी कॉस्ट प्राइस पर हम शो करते हैं, वही हमारा कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट. उसी के एडवांटेज बता दिए हैं. एडवांटेजेस के अंदर एडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस फॉर मेजरमेंट अमाउंट यूज्ड आर ऑब्जेक्टिव एज इट इज मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट कॉस्ट बेस्ड फिगर्स. भाई हम अगर आपने मान लो 10 लाख की एसेट, अब आप उसका हर साल डेप्रिसिएशन करके दिखाते जा रहे हो, अब उस एसेट की वैल्यू को चेंज करना बड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. क्योंकि पिछले 10 सालों से मान लो एसेट चलती हुई आ रही है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स है, तो वो चेंज करना इतना इजी नहीं होता है. अमाउंट्स आर रिलायबल, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है. दे कैन ऑलवेज बी वेरीफाइड एंड दे एग्जिस्ट ऑन इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स. वो इनवॉइस पर एग्जिस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके प्रॉपर बिल्स वगैरह बने हुए होते हैं. The statement of financial position and the statement of cash flow figures are consistent with each other. और ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंसिस्टेंट, मतलब एक बार जो आपने मेथड फॉलो कर लिया आप उसी चीजों को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं. आप मतलब हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जा रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है, बार बार चीजें चेंज नहीं हो रही. There is less possibility for manipulation by using creative accounting in asset valuation. और वहां पर क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब विंडो ड्रेसिंग करना, चीजों को बड़ा चढ़ा करके दिखाना, इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करना, वो चीजें क्या हो जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर कम चांसेस होते हैं. ये चारों पॉइंट क्लियर है. एंड कॉस्ट इज अ मेजर दैट इज रेडीली अंडरस्टूड. और कॉस्ट हमें पता होती है, पहले से पता होती है, भाई हमने कोई एसेट खरीदी है, कितने में खरीदी थी, वो चीज हमें पहले से पता है. 5 साल पहले खरीदी थी, उसका रिकॉर्ड चल रहा है, तो वो चीज इजिली आइडेंटिफाइबल होती है. ये तो हो गई बात हमारा मेजरमेंट बेस के अंदर. फर्स्ट वन इज historical cost and the second one is current value. करंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, sorry, current value accounting attempts to address some of the problems of ACA. सर ये ACA क्या है, इसको भी अपन देखते हैं. ACA को करंट वैल्यू अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट. भाई कई बार क्या होती थी वहां पर प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, करंट वैल्यू यूज किया जाता है. करंट वैल्यू के अंदर 3 तरह के मेथड्स आते हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट कॉस्ट. फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट. मतलब कि फेयर वैल्यू का मतलब होता है व्हेन asset sold or liabilities paid to unrelated person without having any relation than price payable or receivable known as fair value. भाई जब आप अगर असेट्स को सेल करते हैं या लाइबिलिटीज का अगर पेमेंट करते हैं, किसको, अनरिलेटेड पर्सन को, भाई आपका अपना कोई रिलेशन नहीं रख रहे हो. आप मान लो मेरी जान पहचान के मैं आपको अगर 10 लाख के एसेट 9 लाख में दे रहा हूँ, तो वो फेयर वैल्यू नहीं कहलाएगी. अगर मैं अपने सारे रिलेशन अगर साइड में रख दूं और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, आप भी इंटरेस्टेड हो, मैं भी इंटरेस्टेड पर्सन हूँ, विलिंगफुल पार्टीज हैं, लेना खरीदना पसंद चाहते हैं, और उनके बीच में जिस रेट पर जिस वैल्यू पर ट्रांजेक्शन होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं
फेयर वैल्यू। तो फिर वापस से पढ़ रहा हूँ, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन असेट, जो आप असेट को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता, और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी को पे करने ट्रांसफर करने में अमाउंट जो पे करते हैं इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, उस वैल्यू को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इज मोस्ट कॉमनली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द ओपन मार्केट वैल्यू। भाई अगर ये एसेट्स को अगर मैं बाजार में बेचता तो बाजार में कितने रुपए मिलते हैं, आज के टाइम पर अगर उसकी वैल्यू क्या चल रही है भाई, तो कि उसको हम ओपन मार्केट से देखा जाता है। आप मान लो घर को अगर इतने रुपए में दे रहे हो, बाजार में क्या वैल्यू चल रही है उसकी, आप अपने घर को ऑफर कर रहे हो मान लो 50 लाख में, बाजार में उसकी वैल्यू चल रही है 40 लाख, तो 40 लाख क्या हो जाएगा उसकी फेयर वैल्यू। वेयर देयर इज नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, देन द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एज अ बेसिस एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जो भी आपका फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसका एक एस्टिमेशन लिया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हुए। मतलब कि मान लो 2 साल बाद में मुझे अगर इतने रुपए मिलेंगे तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। अगर आपका ओपन मार्केट अगर एग्जिस्ट करता है तो मार्केट में जो रेट चल रही है वो आपकी फेयर वैल्यू होगी। अगर ओपन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा, फेयर वैल्यू तक का? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे चलें, फेयर वैल्यू के बाद में फिर दिया है वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू, कुछ भी हम बोल सकते हैं। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है the present value of the cash flow or other economic benefits that an entity expects to derive from the use of an asset and from its ultimate disposal। भाई आप अगर उस assets को बेचने से जो अमाउंट आपको अगर मिलता है, that is entity expects to derive from the use। आप जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, आपको एसेट है मान लो, मुझे उस एसेट से 5 साल तक पैसा मिलेगा। मान लो मुझे उस एसेट से, मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से मुझे हर साल 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5 सालों तक मुझे 25 लाख, 5 लाख रुपए, तो टोटल हो गए 25 लाख रुपए। आज की वैल्यू क्या है? सपोज मान लो मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, उस प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने बोला है क्योंकि सर हम आपको 5 साल तक इतना अमाउंट और पे करेंगे। सपोज इन प्रॉपर्टी, if particular property purchased for rupees 50 lakh, then 5 lakh per annum rental income will be provided, confirm। हर साल 5 लाख रुपए की रेंटल इनकम हमें मिलेगी फॉर नेक्स्ट 6 years, then present value जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो भी आपका पैसा आना है या जाना है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है नोन एज वैल्यू इन यूज, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। इज इट क्लियर? The present value of the cash flow or other economic benefits that an entity expect to derive, जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला है फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल, या उसके डिस्पोजल से जो भी पैसा आने वाला है या जाने वाला है, उस अमाउंट को हम कहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को वैल्यू इन यूज। ये भी हो गई। फुलफिलमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंट वैल्यू of the cash or other economic resources that an entity expected
to be obliged to transfer as it fulfill a liability। मतलब अगर कोई लाइबिलिटी को अगर मुझे सेटलमेंट करना है तो मुझे आज के टाइम पर उसकी कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसमें मुझे 3 साल तक मुझे पेमेंट करना है 10-10 लाख रुपए का, तो वो अमाउंट जो पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मेरी क्या कहलाएगी, फुलफिलमेंट वैल्यू। फॉर प्रॉपर्टी परचेज्ड purchaser will have to make payment of rupees 10 lakh per annum for next 3 years, then present value of cash payments। जो भी हमें कैश पेमेंट्स करनी है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन एज फुलफिलमेंट, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, फुलफिलमेंट वैल्यू। यहां तक की बात हो गई। इसी के बाद में फिर दिया है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, current cost of an asset, the current cost of an asset is the cost of an equivalent asset at the measurement date। अगर वैसी की वैसी ही एसेट अगर मैं आज के टाइम पर अगर खरीदता, comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction cost that would be incurred at that date। अगर वैसी की वैसी ही एसेट अगर मैं आज अगर अक्वायर करता तो मुझे कितना कंसिडरेशन पे करना होता, उस वैल्यू को हम कहते हैं करंट कॉस्ट। if same asset with the same condition purchased at present date, अगर मैं प्रेजेंट डेट पर अगर उसको परचेज करता, then consideration to be paid known as current cost of asset। अगर मैं सेम कंडीशन की एसेट, सेम एसेट वैसी की वैसी ही अगर मैं आज अगर अक्वायर करता तो उसके लिए जो मुझे अमाउंट पे करना होता उसको हम कहते हैं करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट। और सेम चीज करंट लाइबिलिटी के केस में, करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, द करंट कॉस्ट ऑफ एन लाइबिलिटी इज द कंसिडरेशन दैट वुड बी रिसीव्ड और फॉर एन इक्विवेलेंट लाइबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट। भाई आप अगर उस लाइबिलिटी के लिए जो आपने चीजें रिसीव करी उसके बदले में जो भी आपको अगर अमाउंट पे करना होता तो वो अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, करंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। नीचे का ये एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह और ये चीजें दे रखा है, ये कुछ भी काम का नहीं, ये कुछ भी काम का नहीं है। मेनली आपको इसके अंदर ये चीजें याद रखनी है। जो मेन पॉइंट है हमने पढ़ा, इसके अंदर 3 तरह की वैल्यूज होती है। करंट वैल्यूज के अंदर फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट। ये तीनों चीजें बता दी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट उसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया। इसी का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 4, इसको आप करके देखिएगा। एक्टिविटी नंबर 4 ये जो दिया है ये आपका होमवर्क है, जिसके अंदर हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट। करंट कॉस्ट हमें निकालनी है, तो इसको करके देखना। नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ये करंट कॉस्ट वाले क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। क्लियर बेटा? और जिसमें ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर और कुछ भी पेंडिंग नहीं है।
नाउ हम नेक्स्ट आज ही स्टार्ट कर दूं क्या, अभी नया चैप्टर या कल से स्टार्ट करें, बोलो बेटा। न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट करना है या कल से स्टार्ट करना है? यस से बोले बेटा, आज या कल। गुरजोत, हर्षप्रीत, खुशी, निशिता, टुमारो। चलिए, तो कल से स्टार्ट करते हैं। आज का आप ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अभी तक के मेरे लेक्चर्स में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। जैसे जैसे मेरे पास यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आती जा रही है, मैं ग्रुप पर भी शेयर करता जा रहा हूँ। आपको लेक्चर वाइज सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग होती है। अगर आपकी कोई क्लास अगर कभी स्किप भी हो जाती है तो आप एकता मैम से रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले सकते हैं उस दिन की। और कोशिश करें क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें और सीरियस मैनर में होकर के हम क्लासेस को कवर अप करें, ताकि जितना जल्दी हमारा टारगेट रखें तो कि हमें इतने टाइम में पेपर देना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में माइंड सेट बना करके रखें, टारगेट बनाएं तो कि मुझे 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट करके पेपर देना है। एनी हाउ आप जब तक अपना माइंड सेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका वो चीजें आप ग्रैब करना स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा। क्योंकि आप ये चीज, ये वाली बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर हमारी अभी एक और बुक है, प्रैक्टिस बुक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो भी हमें कवर अप करने हैं। वो चीजें तभी कवर अप हो पाती है जब आपका ये साथ के साथ में आपका कवर अप होता जाता है। 3 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो वो डाउट पूछ लेना। अदरवाइज कल मैं इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कल चैप्टर नंबर 4। और इसमें चैप्टर नंबर 3 में मैंने एक लास्ट एक्टिविटी होमवर्क में दिया है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको करके देख लेना। एक्टिविटी नंबर जो मैंने लास्ट वाली एक्टिविटी है 4, उसको आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। बाकी का हम ओके कल सर। कल करते हैं सेम टाइम पे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम।